आज का अपना टॉपिक है अल्पसंख्यकों की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है। वैसे सुरक्षा का भाव तो कौन सी में है? 29 में है। और शिक्षा संस्कृति वाला मामला कौन से में है? 30 में है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तो 30 में है और इनके हितों की सुरक्षा किसमें है? 29 में है ना। तो दो आर्टिकल अपने को ध्यान में रखने हैं। 29 में तो क्या है? इनके हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा। और 30 में क्या है? संस्कृति शिक्षा, क्या है? संस्कृति। लेकिन अपने को तो इतना ध्यान रखोगे तब भी चल जाएगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन से में है? तो ये है 29 और 30। ठीक है, अपने को इतना ध्यान होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल अल्पसंख्यक कौन है ना। एक सवाल तो अपना ये बनता है, देखो, जो संख्या में क्या हो? कम हो। जो संख्या में क्या हो? संख्या में क्या हो? कम। क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। एक बात, जो संख्या में क्या हो? कम हो, क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। दूसरी चीज आप जानते हो, एक तरफ अल्पसंख्यक होंगे तो दूसरी ओर कौन होंगे? बहुसंख्यक। कौन होंगे? बहुसंख्यक। तो ऐसे में हमें एक बात और समझनी चाहिए कि यदि अल्पसंख्यक एक साइड है और दूसरी साइड क्या है? बहुसंख्यक, तो ज्यादातर मामलों में अधिकार किसके पास होते हैं? बहुसंख्यकों के पास ही होते हैं। अधिकारों पर कब्जा या नियम कानून किसके अनुसार बनेंगे? अल्पसंख्यकों को नहीं, बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर बनेंगे। जैसे मान लो किसी क्लास में देखते हैं हम लोग 50 स्टूडेंट हैं जिसमें से 45 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। तो उस क्लास का जो माहौल होगा वो लड़कियों के अनुकूल होगा। वहां जो वर्चस्व, जो प्रभाव रहेगा ज्यादा, वो किसका रहेगा? लड़कियों का ही रहेगा। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक वहां कौन है? बॉयज हैं। और वो वहां अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे क्योंकि वो क्या है? संख्या में बहुत ज्यादा क्या है? कम है। बात समझ में आई बेटा? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जो संख्या में क्या है? कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जो संख्या में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये समान संख्या होती है। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू ही होंगे, तब ये बहुसंख्यक कहलाएंगे। जैसे अलग अलग जाति मिलकर एक साथ जुड़ रही है तो वो बहुसंख्यक नहीं कहलाएंगे। एक ही जाति संप्रदाय वर्ण के लोग संख्या में क्या है? ज्यादा, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुसंख्यक कहलाते हैं। भारत धर्म निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है? या एक तो है धर्म निरपेक्ष और एक है पंथ निरपेक्ष। एक तो है धर्म निरपेक्ष और एक है पंथ निरपेक्ष। भारत क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? बताया था मैंने आपको। कनिका, अक्षत, तराना, दिव्या, बोलो भाई क्या है? भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष। और कोई चूज करना चाहता है? कारण क्या परिभाषा होता है धर्म निरपेक्ष की? सर एक बार दोबारा बता दो सर, लॉगिन ही नहीं हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरे पास। इसका मतलब हुआ कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? सर जी दोबारा बता दो एक बार। बेटा पूरा ही। हाँ सर, मैं क्लास में भी हूँ सर, नेट ही नहीं चल रहा था इतनी देर।
बेटा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप, है ना, जब उस पे ठीक है आएगी सर। ना तब। अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है तो ईआरपी पे ओल्ड वीडियो रिकॉर्डेड है वहां पर, है ना, तो वहां से आप सर देख उसमें शो लेना। ही नहीं करते ईआरपी पे। क्या ईआरपी में सर शो तो नहीं करते हैं। बेटा शो कर रहे हैं, आप किस में देख रहे हो? सर उसमें तो जो आपके वीडियो आते हैं ना, उसमें वीडियो लेक्चर्स में, किस में? वीडियो लेक्चर वाला आता है ना। नहीं नहीं उसमें नहीं है, आपके अपडेट सिलेबस में जाओगे ना, और मैं देख के सर बता अपडेट दूंगा, सिलेबस मैंने का आई नहीं सारे ऑप्शन। वीडियो अपलोड कर दिए हैं पुराने कंप्लीट। आप वहां से ईआरपी पे या तो सर से बात कर लेना, या मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि वो वीडियो किस में मिलेंगे। हमारे पास तो अपडेट सिलेबस में आते हैं और कंप्लीट ईआरपी पे है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है सर। 10th में जैसे देखते थे वैसे, है ना। अभी तो मैं बता देता हूँ 4 ही ठीक है लाइनें हुई है, लेकिन आपका अगर कोई मिस पार्ट हो जाता है तो आप वहां जाके देखेंगे, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं अल्प शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कौन से में था ये? 29-30 में था, 29 व 30 में था। हमने देखा 29 में तो क्या है, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा। अब सवाल उठता है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो संख्या में क्या हैं, कम हैं, संख्या में क्या है, कम, क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। शर्त क्या है? समान संख्या के, समान जाति समान वर्ग के लोग होने चाहिए। फिर पढ़ा बहुसंख्यक, जो संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा, क्या कहलाते हैं? बहुसंख्यक कहलाते हैं। 30 में क्या है? शिक्षा संस्कृति से संबंधित अधिकार हैं। जो संख्या में क्या है, कम, वो अल्पसंख्यक। जो संख्या में क्या है, बहुसंख्यक। हमने ये देखा कि ज्यादातर अधिकारों पर कब्जा किसका होता है? बहुसंख्यकों का होता है। और अधिकार पर कब्जा करना या नियम कानून बनाना क्या कहलाता है? बहुसंख्यकों की व्यवस्था कहलाती है। बहुसंख्यकों का कब्जा इस पर हो जाता है। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर। अब सवाल देखो क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी देश में जो संख्या में ज्यादा लोग होते हैं उनका कब्जा अधिकारों पर होता है, समाज की व्यवस्थाओं पर होता है, यानी कि समाज और देश उनके अनुसार चलता है। जैसे पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है तो मुस्लिम संस्कृति चलेगी, बौद्ध चीन में ज्यादा है इसलिए बुद्धिस्ट संस्कृति चलेगी, श्रीलंका में बहुत ज्यादा है इसलिए वहां बुद्धिस्ट संस्कृति चलेगी, इंग्लैंड में अंग्रेज ज्यादा है इसलिए ईसाई संस्कृति चलेगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि जहां संख्या में जो लोग ज्यादा होंगे वहां संस्कृति भी वही चलती है। सवाल ये था भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष? और क्या, क्यों, कारण क्या है, परिभाषा क्या आएगी? एक बच्ची कह रही है धर्मनिरपेक्ष है, और कोई? नहीं। सर अब दोनों ही है। क्या हुआ? क्या पूछ रही है बेटा? इसका मतलब पढ़ाई नहीं है आपने। सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष कौन है? अमेरिका। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। अब याद रखना, आप अपनी किताब को जब बंद करोगे तो लास्ट लास्ट में एक उद्देशिका लिखी हुई है या नहीं? अरे किताब के लास्ट पेज पे, है ना, जैसे ये खुली हुई किताब है तो इस साइड यहाँ पर प्रस्तावना लिखी हुई है, मिली क्या? उस यस प्रस्तावना, सर। उस प्रस्तावना में देखो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष है। क्या धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है क्या? क्या वहां पर धर्मनिरपेक्ष है? नो नहीं, सर। वहां क्या है? पंथ निरपेक्ष। अब हम अंतर करते हैं, देखो ये अंतर याद रखना काम की चीज है। परिभाषा दोनों की क्या है? सेम है, समान है, कोई अंतर नहीं है। परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर कहाँ है? विशेषता में। देखो क्या है, ध्यान से समझना। ऐसा राज्य जिसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा राज्य जिसका स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, तथा वह बिना भेदभाव के
सभी धर्मों को समानता से आगे बढ़ाएगा, क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। लिख लो परिभाषा, फिर इसमें अंतर कर देते हैं। ऐसा राज्य जो बिना भेदभाव, ऐसा राज्य जो बिना भेदभाव सभी धर्मों को आगे बढ़ाने, या बढ़ाने को आप कर सकते हो विकास, है ना। ऐसा राज्य है जो बिना भेदभाव सभी धर्मों को, है ना, सभी धर्मों को आगे बढ़ाने या विकास करने, विकास करेगा या करता है, करेगा या करता है। देखो बेटा, एक बात समझनी है यहाँ पर, जितनी भी पॉलिटिकल की जो परिभाषाएं मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी, हैवी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बुक से ली हुई है ना, और आपकी जो किताब है वो भी ऑथेंटिक है, और इससे हैवी चेंज नहीं मिलेगा। अब आपको याद क्या करना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सारी चीजें याद करने की नहीं होती। परिभाषा जब भी आपको याद करनी है, कोडिशन जब भी याद करनी है, तब उनके विशेष शब्द याद करने हैं, है ना। ये तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आगे पढ़ोगे तब। इसमें क्या क्या याद करना है? राज्य सभी धर्मों को कैसे करेगा? आगे बढ़ाने का प्रयास करता है समानता से, समानता से। तो इसमें 3 ही शब्द याद करने हैं। क्या क्या करना है? राज्य क्या करेगा? सभी धर्मों को कैसे आगे बढ़ाएगा? समानता से और बिना भेदभाव के। अगली शर्त, तथा राज्य का स्वयं का, राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। अब देखो, इसमें यह भी ध्यान रखना कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये आगे ले आओ लाइन तो ऐसे बन जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य बिना भेदभाव सभी धर्मों को आगे बढ़ाने या विकास करने का कार्य करेगा। क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। बेटा आई बात समझ में? किसको समझ में नहीं आई? यहां तक बढ़िया है, दिल खुश? यहां तक कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछो, फिर आगे बढ़े। क्या क्या याद करना है? कि राज्य क्या करेगा? बिना भेदभाव सभी धर्मों को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, यानी कि विकास करेगा समानता के साथ। किसी के साथ कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। क्या कहलाएगा? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। अब देखो अंतर क्या है वो देखो, है ना। एक तरफ तो लिख लो धर्म निरपेक्ष, अब ये याद रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा, 2 बार तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना, अब नहीं बताऊंगा, अब आज याद कर लेना इसको, है ना। धर्म निरपेक्ष ऐसा राज्य जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हो? सुरक्षित नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। आई बात समझ में बेटा? कि ऐसा राज्य जिसमें किसके अधिकार? अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या नहीं हो? सुरक्षित नहीं हो। क्या कहलाता है? अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता या केवल धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। वहां माइनॉरिटी रिजर्वेशन या माइनॉरिटी राइट रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का फॉर्मूला वहां पर नहीं है। एक दिन हम अंतर करेंगे अमेरिका, भारत और इंग्लैंड की व्यवस्थाओं में। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि अंतर वास्तव में है क्या।
क्योंकि आपके शक्ति सिद्धांत दे रखा है, और शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। ये नहीं दे रखा किसने दिया था, क्या है ना? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो उसने क्या कहा? 2 स्तर पर शक्ति का विभाजन होना चाहिए, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है, जहां शक्ति विभाजन पाया जाता है। पंथ निरपेक्ष ऐसा राज्य है, अब देखो राज्य यहाँ पर क्या है? देश है ना। ऐसा राज्य है जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हो? सुरक्षित हो। अधिकार क्या हो? सुरक्षित हो। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष। लाइक दैट इंडिया। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? क्या भारत में मुसलमानों के अधिकार नहीं है क्या? विशेषाधिकार बिल्कुल हैं। मदरसा बोर्ड है, बहुत सारे है ना, बहुत सारे अधिकार अल्पसंख्यकों को हमने अलग से दे रखे हैं। चाहे वो आसाम का क्षेत्र हो जिसमें जनजाति क्षेत्र को लेकर राज्यपाल के द्वारा किया जाने वाला विकास हो। आप देखते हैं पूरे भारत में केवल राज्यों में मुख्यमंत्री ही काम करते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उनके नाम से मुख्यमंत्री सारा प्रशासन देखते हैं। लेकिन पूर्वी भारत जिसमें आप देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, इन क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय भी काम करते हैं। जितना अधिकार प्रधान मुख्यमंत्री को होता है, वैसे ही जनजाति के विकास के लिए राज्यपाल को भी अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए विकास का अधिकार है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनको सुरक्षा की गई है। किसकी? संस्कृति की शिक्षा, है ना। संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसीलिए भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। अब देखते हैं, ये बातें समझ में आई? यहां से कोई पूछना चाह रहा है? अगर इसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, फिर इसमें एक एग्जांपल और देते हैं और क्लियर हो जाएगा। फिर यहां से देखो एक बढ़िया बात, पंथ निरपेक्ष कैसे है, कैसे साबित करेंगे? तो देखो हमारे यहाँ साफ कह रखा है कि जो संख्या में कम है उनके लिए शिक्षा और संस्कृति की अधिकार उनको मिलेगा। शिक्षा और संस्कृति का क्या मिलेगा? उनको अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? अधिकार मिलेगा कि वो अपनी शिक्षा को और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। अलग से स्कूल खोल सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब इसको देख लो आगे। अब सवाल आएगा आपसे कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का उल्लेख क्या है? तो अल्पसंख्यक अपने हितों की सुरक्षा भारत के संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। ये तराना जाकर म्यूट कर दे बेटा इसको। कोई माइक ऑन नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछना हो तब आप माइक ऑन करेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे, है ना। आंसर मैं दे दूंगा। अब देखो शिक्षा संस्कृति के बाद है अपने शिक्षा का अधिकार, जो पढ़ लिया था हमने, राइट टू एजुकेशन पढ़ लिया था क्या? यस सर। क्या होता है और कौन से आर्टिकल में है? शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 21 में। 21 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां। 86वां। संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां। कब हुआ? 2002 में। 2002 में। ठीक है, और पारित कब हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 में। 1978 में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बच्चों को क्या मिलेगी? निःशुल्क शिक्षा। कौन सी शिक्षा? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब देखो कितनी बार बता दिया ये मैंने, आज चौथी बार इसका रिवीजन मैंने करवा दिया आपको।
और अगर फिर भी किसी बच्चे का गलत हो तो 4 नंबर अपने आप ही फोकट में छोड़ देगा, वो तो ये मान लो, है ना। तो आप देखो, अगर इतने बार कराने के बाद भी निश्चित आता है ये पेपर के अंदर, फिक्स है। आपको जैसे ही 10th का पेपर खोलो, 12th का पेपर खोलोगे, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार। और अगर ये गलत हो जाए तो फिर 4 बार पढ़ने का मतलब ही क्या, है ना। देखो इसमें कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया, 11वां कौन सा जोड़ा गया, प्रत्येक माता पिता का क्या होगा, कर्तव्य। क्या दिलाए वो बच्चों को, शिक्षा। कर्तव्य कैसे हैं, कर्तव्य कैसे हैं, वाद वाद योग्य 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 नहीं है। मैं यही सुनना चाहता था कि आप बोलें कि वाद योग्य हैं। अरे भाई, वाद योग्य तो अधिकार थे। वाद योग्य कौन से थे, केवल अधिकार, ना तो नीति निर्देशक तत्व हैं और ना ही आपके क्या हैं, कर्तव्य। तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो, अधिकार केवल वाद योग्य हैं, ना तो नीति निर्देशक तत्व हैं और ना ही क्या है, कर्तव्य। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कंप्लीट कौन से में, 21 में। संविधान संशोधन 86वां 1 अप्रैल 2010 को लागू, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और इसी अधिकार में क्या जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या कहा गया, शिक्षा दिलाई जाएगी, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, आर्टिकल स्वतंत्रता के 19 अधिकार से, किससे, स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता के अधिकार से। अब देखो आर्टिकल बचा एक और, मूल अधिकार बचा छठा, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी कितने हो गए पूरे, 5, और ये बचा है 32 में, है ना। अब इसमें एक एक करके अपने को साथ साथ ही नोट डाउन भी करते जाना है और इसको तैयार कर लेना है। बड़ा सवाल ये अगले साल भी अपने को मिलेगा ऐसे कैसे बोर्ड में, है ना। सवाल पूछा जाएगा, अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, सवाल क्या आएगा, अगर किसी मूल अधिकार का क्या हो जाता है, उल्लंघन, तो कौन से अधिकार के माध्यम से आपको वो अधिकार प्राप्त हो सकता है, या न्यायालय किस अधिकार के अंतर्गत आपको वो अधिकार दिलाएगा। तो कौन से अधिकार के तहत दिलाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो दिलाएगा। इसमें क्या है, रिट जारी है, रिट क्या है, रिटे हैं। ये रिटे क्या होती हैं, आदेश होती हैं। रिट क्या है, आदेश। आदेश तो समझते ही हो, है ना। जैसे आरवी सर ने आदेश दिया कि कल से 12th क्लास की जो प्रैक्टिकल है वो शुरू होने वाली है अजमेर बोर्ड के निर्देशानुसार। समझ में आया, क्या जारी किया, आदेश। आदेश को और क्या कह सकते हैं, रिटेन। वाद को क्या कह सकते थे, केस। अरे बेटा समझ में आ रहा है बात, वाद को क्या कह सकते थे, केस। ऐसे रिटे को, रिटे क्या है, आदेश हैं। और कौन जारी करता है, न्यायालय। कौन जारी करता है, इतनी तो बात हो ही चुकी थी कि उल्लंघन होने पर कहां जाया जाएगा, न्यायालय। ये बात तो अपने पहले ही हो चुकी थी कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहां जाएंगे, न्यायालय। कितने प्रकार के न्यायालय में जा सकते हैं, 2 प्रकार के। कोई बता सकता है कहां कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। वेरी गुड, किसने जवाब दिया भाई, ये बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात, पढ़ रहे हो इसका मतलब। और दोनों में डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकीकृत, है ना, इसीलिए डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां तक देखते हैं। अब देखते हैं इसमें रिटे कौन कौन सी हैं। पहली रिट है बंधी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसको एक एक करके आप नोट डाउन करो और इसका अर्थ लिख लो, है ना। लंबा चौड़ा अर्थ लिखना है, आप 2-2 4-4 लाइनें इसमें लिख लो। बंधी प्रत्यक्षीकरण, इसमें लिखो
किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर न्यायालय ये पूछ सकता है, न्यायालय ये पूछ सकता है कि संबंधित व्यक्ति को आपने जो बंदी बनाया है वो वैध है या अवैध। लिख लिया बेटा इतना? किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर न्यायालय ये पूछ सकता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है वो वैध बंदी है या अवैध, वैलिड या इनवैलिड है। यदि यह अवैध है, यदि यह अवैध है तो उसे तत्काल रिहा करने का आदेश जारी करेगा। सर ये वाली लाइन वापस बोलना। यदि गिरफ्तारी अवैध है, यदि गिरफ्तारी क्या है? अवैध है, तो तत्काल रिहा करने का आदेश जारी करेगा। दूसरा जो रिट है वो है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। इसको कहते हैं कर्तव्य पूरा करना, कर्तव्य निर्वहन करना। दूसरा रिट है परमादेश। इसमें लिख लो, न्यायालय उस पदाधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश जारी कर सकता है। उस पदाधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश जारी कर सकता है जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य न करना या रोक। ठीक है, इसमें लिखो प्रतिषेध लेख में न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी कर सकता है। न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी कर सकता है कि संबंधित मामले में आदेश जारी ना करे, आदेश जारी ना करे, क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ना संबंधित मामले में आदेश जारी ना करे क्योंकि यह उसके क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख उत्प्रेक्षण लेख इसमें क्या है? निम्न न्यायालय से मामले को उच्च न्यायालय में भेजना। उच्च न्यायालय में भेजना।
इसमें लिखो इसके तहत निम्न न्यायालय से, इसके तहत निम्न न्यायालय से किसी भी मामले को, इसके तहत निम्न न्यायालय से किसी भी मामले को उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश जारी किया जाता है। लास्ट अधिकार पक्ष, पूछने का अधिकार। अगला लिखो पांचवा, किसी भी सरकारी और अर्ध सरकारी या निर्वाचित पदाधिकारी से, तीनों आएंगे, किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित अधिकारी से न्यायालय ये पूछ सकता है, किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पदाधिकारी से न्यायालय ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। वापस बोलना एक बार। किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि से, यहां तक लिख लिया, सरकारी, अर्ध सरकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि से न्यायालय पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर है, अर्थात योग्यता बतानी होगी, ठीक है बेटा। अब आपके सवाल कैसे आएंगे याद, जैसे मान लो आपसे बोर्ड पूछेगा या मैं जब एग्जाम लूंगा तब पूछूंगा उत्प्रेक्षण लेख क्या है, तो आपको क्या बताना है, जब कोई उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से अपने पास केस मंगवा लेता है कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, ये मामला कहाँ भेज दे, हमारे पास भेज दे, है ना। फिर प्रतिषेध लेख, तो इसमें सीधा सा मामला है कि कोई भी आदेश जारी कर सकता है किसी को भी, राज्य सरकार को, न्यायालय को, कि आप इस मामले को रोक दें, ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्षेत्राधिकार जानते हैं कि ये आपका एरिया नहीं है, आपका इतना पावर नहीं है, आपके लिए ये काम नहीं है। परम आदेश कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, आपको जो ड्यूटी दी गई थी, कर्तव्य बताया गया था, उसको आप पूरा करें। क्लास खत्म, कंप्लीट हो गई है, टाइम अप होने वाला है। कोई सवाल हो तो बताओ। तीसरा चैप्टर सर अवैध क्या? अवैध। ठीक है, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप देख लेना कोई